आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन होगी, इंट्रोडक्शन हो गया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। तो बड़ी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की है कि फ़ंक्शन तो बना दिए हैं, लेकिन अगर आप नॉन फंक्शनल को नहीं फुलफ़िल करते तो वो आपकी वेस्टेज होती है। ख्वाह वो कोई भी आर्किटेक्चर हो, ख्वाह वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी चीज़ में नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी, इसको फुलफ़िल करना लाजमी चाहिए। ओके जी, इंट्रोडक्शन। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट सर्विसेज किसकी, ये आपकी जो भी एप्लीकेशंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना। सम ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कैन बी वेल डिफाइंड एज अ फंक्शन, और कुछ तो उसके एज अ फंक्शन डिफ़ाइन होते हैं। जैसे कि अगर एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें जो बहुत सारे फंक्शंस हैं वो डिफ़ाइन है, लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करना है वो तो नॉन एट्रीब्यूट्स, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाता है ना। लाइक प्रोवाइडिंग डिस्क स्पेस हो गया, राउटिंग नेटवर्क मैसेजेस हो गया। फिर अब नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड डिस्क्राइब दी क्वालिटेटिव बिहेवियर, अब इसका कितनी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये एक्यूरेट रिजल्ट परफॉर्म कर रहा है या नहीं, रेदर देन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़। मतलब कि यहाँ पे एक्चुअली उसकी फंक्शनैलिटीज़ नहीं काम करी, अब उसकी क्वालिटी मेजर हो रही है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मेजर हो रही है। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ये हैं। अवेलेबिलिटी हो गया कि सिस्टम अवेलेबल है। स्केलेबिलिटी मतलब कि कल उसमें इन्हांसमेंट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। ये तो नहीं है कि आपने उसको महदूद बना दिया है और कल आपको उसके अंदर न्यू टूल ऐड करना है तो फिर आप बैठे हैं देख रहे हैं, फिर तो वो वेस्टेज हो गया। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। रिलायबिलिटी, पायदार है कि नहीं है। स्टेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, उसके बाद रिकवरेबिलिटी, ये बड़ी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बड़े डिटेल में चीज़ें देखी हैं। ओके, इन मतलब कि अपने वो एक्सपीरियंस बता रहा है जिस बंदे ने ये बुक लिखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स फॉर मोस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स है उसने एक निचोड़ निकाला कि मुझे लगता है सिक्योरिटी। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, उसके बाद परफॉर्मेंस और उसके बाद अवेलेबिलिटी। ये तीन चीज़ें जो वो कह रहा है कि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स। नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ, आपकी जो फंक्शन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। बट अगर हम एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, दे रियली गेट दी सेम अटेंशन एज द फंक्शनल सर्विसेज। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो उसका ज़्यादा फोकस है कि नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सक्सेस के लिए। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसकी सेम इंटेंशन जो है वो फंक्शनल सर्विसेज के ऊपर भी जाती हैं लाजमी। देयर इज़ मच कन्फ्यूजन अबाउट द वैल्यू ऑफ परसुइंग नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट। तो यही वजह है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही है कि फंक्शनल इंपॉर्टेंट है या नॉन फंक्शनल इंपॉर्टेंट है। द नेम सजेस्ट दे हैव नो फंक्शन, बट ऑफ कोर्स दीज एट्रीब्यूट्स डू हैव अ फंक्शन इन द बिजनेस प्रोसेस। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने एक स्केच बना दिया, अब आपके पास एक सेटअप क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब आपके पास जब एक सेटअप क्रिएट होगा तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या फिर कुछ समहाउ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं या नेटवर्क सिक्योरिटी से रेलिवेंट बात करते हैं या सिंपल नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको फंक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है। सो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फंक्शंस तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक वो बन रही होती हैं। जब वो बन जाती है ना, फिर उसके बाद नॉन फंक्शंस जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है, सारी इम्पोर्टेंस उसके पास चले जाती है। फॉर इंस्टेंस व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कॉरपोरेट वेबसाइट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, द विजिटर्स ऑफ द वेबसाइट विल लीव। सो ये सारी वो बता रहा है कि आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस डील हो रहे हैं, सारे फंक्शंस हो रहे रहते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही होती है। तो इसमें आपकी सिक्योरिटी काम कर रही होती है ना। वही बात आ गई कि अब यहाँ पे जो भी काम है, जितनी भी वेबसाइट्स रनिंग मोड में हैं, वो सारी नॉन फंक्शनल बेस काम कर रही हैं। उसके फंक्शंस बनाने वाला कौन है, वो तो एक ऑथर है ना, उसका प्रोग्रामर है, उसने तो काम कर लिया अपना।
लेकिन एक्चुअली जो कस्टमर्स को डील करवाना है वो तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से बचना है। क्रेडिट कार्ड को कोई चोरी ना करे, मतलब उसका पासवर्ड हो गया, मतलब उसको कोई स्नैच ना कर ले, उसकी इन्फॉर्मेशन को ना स्नैच करे, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं। नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स आर वेरी फंक्शनल इंडीड, हमें ये बहुत बैडली जो है इनकी ज़रूरत होती है। सो ये डायरेक्टली तो रिलेट नहीं कर रहे होते आपकी फंक्शनैलिटी के साथ, लेकिन समहाउ जब जैसे जैसे ज़रूरत होती है ना वैसे वैसे हम इसको बनाते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स इट वुड बी मच बेटर टू यूज़ दी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। वो अब ये कह रहा है कि हम नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को यूज़ करने से अच्छा है तो बेहतर है कि हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को यूज़ करें। अब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है, बात तो वही है ना, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स की बात ही कर रहे हैं। अब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में ये टर्म्स आ जाती हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी। बेटा ये तो उसकी नॉन फंक्शनल की भी बात कर रहे थे, लेकिन नॉन फंक्शनल को दूसरा नाम दे दिया यहाँ पे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का। द टर्म नॉन एट्रीब्यूट एज एक्सप्रेस्ड इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब न्यू टेक्नोलॉजी जितनी भी आपके सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती हैं, आप काम कर रहे होते हैं फ्रिक्वेंटली, जितना भी काम हो रहा होता है वो सारी आप फुलफिल किसको कर रहे होते हैं, अपने नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स की बेस पे। सिक्योरिटी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, इन्हांसमेंट, जितनी भी रिकवरेबिलिटी हो रही है, अपडेशन हो रही है, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के अंदर ही इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एन एग्जांपल इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कार। ठीक है, अब ये एग्जांपल को देख लेते हैं। अ कार हैज़ अ ब्रिंग यू फ्रॉम ए टू बी, मतलब वो आपको ए टू बी मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक क्या है लेके जा रही है। बट मैनी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड। तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे फिक्स हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस द कार हैज़ टू बी सेफ टू ड्राइव इन। अब ये डिफरेंट एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखी हुई है। लीडिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी लॉक ब्रेकर्स, एयर बैग, सेफ्टी बेल्ट्स एंड रिलायबल। देखिए भाई, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो हमें एक कार की फंक्शनैलिटी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों की फंक्शंस हो गए, फंक्शनैलिटी होगी, कार ऐसे मूव होगी, राइट को होगी या मतलब लेफ़्ट को होगी, आपने गियर लगाया है, आपने मतलब ये सारी उसकी फंक्शनैलिटी में। आपने नॉन फंक्शनल में उसको क्या सपोर्ट किया। All of these extra cost money and might complicate the design, construction and maintenance of the car, while all clients have these non-functional requirements. So ये जो चीज़ें हैं ये सारी इसकी नॉन फंक्शनल्स के अंदर आती हैं। उसका डिज़ाइन हो गया, उसके कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी हो गई, आलमोस्ट ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी नॉन फंक्शंस के अंदर आती हैं। जो उसकी मूवमेंट है वो सारी चीज़ें उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर आ रही है ना, वो फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इन अदर हाउ जो चीज़ें आपको एक्स्ट्राज मिल रही हैं वो सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ रही हैं। उसके मेंटेनेंस हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन हो गया, उसकी अब अचानक से ख़राबी आ जाती है, ठीक है, तो आप उसकी रिकवरी रखते हैं, उसका बैकअप रखते हैं, तो वो सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर होती हैं। ओके, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, it is the IT architecture or requirements engineers jobs to find implicit requirement on non-functional attributes। जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप फंक्शनल्स बना देते हो, नॉन फंक्शनल को फुलफ़िल नहीं करते हो तो वो वेस्टेज हो जाता है, वो सारी मेहनत आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर आपको दोबारा उसको रीन्यू करना पड़ता है, उसका बैकअप रखना पड़ता है, उसकी रिकवरी के लिए सारे टूल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो जो भी कंपनी है आर्किटेक्चर बना रही है, चाहे कार ही बना रही है, तो उसने कार भी तब सक्सेसफुल होगी जब उसके अंदर फंक्शंस तो हैं लेकिन नॉन फंक्शनल्स भी आपको रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड की जाए। आई नो कि ये बहुत हार्ड होता है, इस जब आप नॉन फंक्शंस बना रहे होते हैं ना, वो फंक्शन से भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, बिकॉज इसमें आपने एक स्केच बना दिया, अब एक्चुअली मेंटेनेंस की बारी होती है, अब रिलायबिलिटी की बारी होती है, अब देखना है कि भाई यहाँ पे ख़राबी तो नहीं आएगी, आपको इतनी बार टेस्ट करना पड़ता है हर चीज़ को।
सो समहाउ ये कस्टमर्स को दे दिया जाता है, यूज़र्स को दे दिया जाता है, ताकि उसके डिज़ाइन को जज करें, उसको समझें, जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम होती है वो देखें। एंड नॉट टू फॉरगेट दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दैट दी अदर स्टेक होल्डर्स हैव। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली हम इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो प्रीवियस चीज़ बनी होती है उसके साथ हमें टेस्ट करना होता है, या फिर दूसरी कंपनीज़ के आर्किटेक्चर के साथ उसको टेस्ट कर लें, ठीक है। उससे कंपैरिजन हो गया कि हाँ भाई कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उस वाली फील्ड से, उस वाली चीज़ से, उस वाले आर्किटेक्चर से डिफरेंट है, और मेरे में ये एग्जिस्ट कर रही है, मुझे ये सर्विसेज जो है वो मोनीटर करनी है, मुझे ये चेंजेस प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी की सारी जो भी एक्सेप्टेंस हो रही है, सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रही होती हैं? आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हो रही होती है। अब यहाँ पे जैसे कि आप वेबसाइट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल एंड फंक्शनल, आप समझ आ रही है उसकी कि ब्यूटीफुल भी है, उसके फंक्शनल भी है, ठीक है। बट इफ़ द लोडिंग द साइट, अब आप खुद बताओ, एक वेबसाइट बनी हुई है, देखो भाई मैंने डिज़ाइन बड़ा प्यारा बना दिया उसका, उसके फंक्शन भी बड़े परफॉर्म हो रहे हैं, सारा कुछ है उसके अंदर, लेकिन उसके ऊपर एसईओ नहीं लगाऊंगी ना, वो बेकार है, वो इतनी स्लो चल रही है। लोगों ने क्या करना है ऐसी वेबसाइट को जो चल ही नहीं रही, थकी आ रही है बेचारी, उसकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, इतना टाइम ले रही है लोड होने में, तो मैंने उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं किया, तो वो वेस्टेज होगी। आपके जो क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट को, कस्टमर्स जो आपकी वेबसाइट को देखेंगे, वो दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे नहीं कि हाँ ये तो फजूल वेबसाइट है, डिज़ाइन का क्या करना है। सो जो भी है, अब यहाँ तक तो पता चल गया कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सम नॉट ऑलवेज क्लियरली, मतलब क्लियरली हम इसको डिफाइन नहीं करते, जैसे कि सिस्टम ऑब्वियसली मस्ट वर्क सीमलेसली विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। देखिए अभी पुराने सिस्टम के साथ ही हम न्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें अपडेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। वो वेबसाइट जो है आपके पास अवेलेबल है, तो अवेलेबल किसकी टर्म में आती है? अवेलेबल आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की टर्म्स के अंदर आती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप न्यू मतलब उसके अंदर चीज़ें बना रही हैं तो पुराना वाला जो है वो सारा रिमूव कर दें। तो यहाँ पे एक सिनेरियो है, मोस्ट स्टेक होल्डर्स हैव नो क्लू हाउ हार्ड इट कैन बी टू रियलाइज़ अ सर्टन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सम मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको नहीं समझ आ रही होती। इट समटाइम्स हेल्प टू क्वान्टिफाई दीज रिक्वायरमेंट, तो वो क्या करते हैं, इसको क्वान्टिफाई करते हैं, ठीक है जी। अभी क्वालिफाई नहीं, क्वान्टिफाई, क्वांटिटी को जज करते हैं। टू मेक देम एक्सप्लिसिट, उसमें से निकालने के लिए, उसकी नॉन फंक्शनल को जज करने के लिए। हाउ बैड वुड इट बी इफ़ दी वेबसाइट वाज नॉट अवेलेबल फॉर 5 मिनट्स पर डे। लेट्स सपोज करो अगर वो 5 मिनट्स पर डे के लिए अवेलेबल ना हो, उसके मतलब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अच्छी ना लगी हो। वट इफ़ इट विल टेक, मतलब ये इतनी कॉस्ट जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है वो अब क्या हुई? आप बताओ वो इम्पोर्टेंस रखेगी कि नहीं रखेगी? तो ये चीज़ इसको सोचिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसका आंसर तो वैसे भी सामने ही है कि जब आप वो 5 मिनट्स पर डे अवेलेबल नहीं है तो इतनी सारी उसकी जो कॉस्ट है उस आपने वेबसाइट के ऊपर लगाई, वो सारी की सारी वेस्ट चली जाएगी। 5 मिनट के लिए भी वो अगर किसी बंदे ने काम करना हो ना उसके ऊपर, वो 5 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो वो लॉस में ही जाती है। Many of non-functional attributes of an application are delivered by the infrastructure। कुछ नॉन फंक्शनल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो आपकी एप्लीकेशंस में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और कुछ हमें जो है वो रन टाइम पे खुद बनाने पड़ते हैं। एन एप्लीकेशन यूजिंग एन IT इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट विद सेवरल सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको एक हेल्प प्रोवाइड की गई है, या फिर अपडेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, या फिर आपको रिकवरी का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये सारे नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के अंदर ही अवेलेबल होते हैं। जैसे कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट डिज़ाइन टू बी स्केलेबल, एप्लीकेशन बिल्ड अपॉन इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस स्केलेबिलिटी एज एन आफ्टर थॉट। तो हमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केलेबल बनाना है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना, उसको रिलायबल बनाना है, उसमें हर जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए। तो
सारे जितनी भी अभी तक चीज़ें हैं उधर तक हमें ये डिसीजन समझ आया कि नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर यूज़र फ्रेंडली उसको बनाना है। तो अगर यूज़र फ्रेंडली की बात करते हैं ना, यूज़र फ्रेंडली हम सिर्फ समझते हैं कि हाँ भाई डिज़ाइन अच्छा बना दो यूज़र फ्रेंडली, नहीं भाई, यूज़र को अपनी प्रोफाइल की सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, ठीक है। वो यूज़र फ्रेंडली तब ही होता है जब वो उसे पता चल जाए कि हाँ भाई मेरी जो प्रोफाइल है, मेरी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है कि नहीं है, मेरा पासवर्ड, मेरे स्मार्ट कार्ड, मेरी अथेंटिकेशन कोई थ्रेट तो नहीं कर रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं आ रही, ठीक है, मतलब कोई स्नैचिंग वगैरह तो नहीं हो रही। अगर आप ये वाली सारी हाई परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं, अच्छा आपका हार्डवेयर भी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई कर दें आप कि हाँ भी इस बाउंड्री में रह के काम करना है, कॉस्ट है ना, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल हो जाएंगी ना, और आपका यूज़र भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। ओके तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में पता चल गया कि हाँ भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स करने के बाद जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपकी एक्चुअली यूज़र ने कैरी करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती हैं, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं। हाँ जी, अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट। अवेलेबल क्या होता है? 24/7 आवर अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल है तो उसमें सपोर्ट भी तो देनी है ना हमें। Everyone expect their infrastructure to be available all the time। हर कोई बंदा जो चाहता है, अगर वेबसाइट की बात कर लूँ ना मैं सिंपल, तो हर बंदा चाहता है कि मेरी वेबसाइट जो है वो हर वक्त अवेलेबल हो, और उसके ऊपर जो भी काम हो रहा है, अगर कोई क्यूरीज भी हैं मुझे आ रही, तो वो मैं उसको आंसर जो है वो कर सकूँ। इन दिस एज ऑफ ग्लोबल, आज का दौर है, ग्लोबल है, ओवरऑल दी वर्ड है, ऑलवेज़ ऑन। हमें पता है कि 24/7 आवर्स अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। अगर नहीं भी अवेलेबल होगी, एजेंट्स रियल टाइम पे अगर अवेलेबल नहीं होते तो वो क्या होते हैं, हमने फ्रीक्वेंट आंसर क्यूरीज लिखे होते हैं ना, हमने FAQs बनाए होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिप्लाई चला जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो अवेलेबल होता है तब वो आंसर कर देता है। अगर उसको नीड होती है तो वो आंसर करेगा, अदरवाइज़ नहीं। The 100% guaranteed availability of an infrastructure however is impossible। अब वही बात है, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, आप FAQs लगा देते, उसका क्या मतलब है? हर टाइम तो नहीं ना बंदा पे बैठा रह सकता एक ऑन करके सिस्टम, वो आपका सिर्फ और सिर्फ वेब का ही सिस्टम है, सर्वर है जो हर वक्त ऑन होता है, एक्टिव होता है। No matter how much effort is spent on creating high available infrastructure, there is always chance to downtime। So हमें इस डाउन टाइम से ही बचना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे फ्रॉम द 2014 अप टाइम सिम्पोजियम, ये सारी रिसर्च है, ठीक है, ये एक रिसर्च की गई है, एक मफरूज़ा दिया गया है। 46 ऑफ कंपनीज़ यूजिंग देयर ऑन डाटा सेंटर, ठीक है, 46 कंपनीज़ हैं वो अपने उसके डाटा सेंटर्स हैं, हैड एट लीस्ट वन बिजनेस इम्पैक्टिंग डाटा सेंटर्स आउटेज ओवर 12 मंथ। अब देखो भाई, हर वक्त वो अवेलेबल होगा, ठीक है, अगर वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हर वक्त अवेलेबल होगा, तो वो बेस्ट होगा। अदरवाइज़ डाउन टाइम अगर आ गया तो फिर वो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो 100 से 0 पे आ जाएगा। तो अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ये डायग्राम कल वाले लेक्चर में भी थी, ठीक है, अवेलेबिलिटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। तो टॉपिक भी आपका यही है, अवेलेबिलिटी। सो यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, क्रिएट हाई अवेलेबल सिस्टम। इट इंक्लूड्स कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी, मैनेजिंग ह्यूमन एफर्ट्स, उसकी रिलायबिलिटी, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, आपकी अवेलेबिलिटी के अंदर आएंगी, ठीक है। इसके जैसे कि आपको रिकवरी करनी है, डिज़ास्टर्स रिकवरी करनी है, फ़ौरन से नीड पड़ गई है रिकवरी की। ओके जी, कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी। अब कैलकुलेट अवेलेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ये क्या इसका फार्मूला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें क्या है, इन जनरल अवेलेबिलिटी कैन नाइदर बी कैलकुलेटेड। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, लेकिन टर्म है कैलकुलेट करनी है अवेलेबिलिटी। ओके,
24/7 अवेलेबल है या नहीं। नॉर ग्रांटेड अप फ्रंट, ना ही इसको अब ये भी नहीं कहा सकता था कि भाई ये कैलकुलेट होती भी नहीं है। इट कैन ओनली बी रिपोर्टेड ऑन द आफ्टरवर्ड्स, बस। व्हेन अ सिस्टम हैज़ रन फॉर सम ईयर्स, कोई भी सिस्टम जो है वो रन हो रहा है, सिस्टम स्मूथली काम कर रहा है, हाई अवेलेबिलिटी, उसका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। सम टाइम ऐसा हो गया कि हाँ भी फॉर्चुनेटली वो डिस्ट्रॉय हो गया, या उसका एक्सपीरियंस जो है वो इतनी देर से, इतने सालों से वर्किंग अच्छी सी परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक उसमें कोई ख़राबी आई है, कोई फेल ओवर हो गया है, कोई रिडंडेंसी आ गई है, या फिर कोई भी कॉपीराइट्स का इशू आ गया किसी भी टाइप के, ठीक है। सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स हो गया, सम टाइम होता है ना, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, किसी में कभी ना कभी तो उसमें ख़राबी आएगी। तो अवेलेबिलिटी जो कैलकुलेट है ना वो परसेंटेज एंड इंटरवल्स की फॉर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ अप टाइम इन अ गिवन टाइम पीरियड, मतलब वो कितने गिवन टाइम पीरियड में, 1 ईयर और 1 मंथ, वो कितने टाइम में, कितने सेकंड्स में, कितने इंटरवल्स, कितनी परसेंटेज उसकी जो है वो वर्किंग हुई है। आप लोग वो एनालिटिक्स चेक करते हैं ना किसी चीज़ की कि हाँ भाई इतनी परसेंट व्यूज़ हुए हैं, इतनी परसेंट चली है, तो ये वही चीज़ ही है। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द मैक्सिमाइज डाउन टाइम फॉर अ पार्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, एक टेबल बनाया गया है, किसी की एग्जांपल ही ली है, टेबल 1 अवेलेबिलिटी लेवल। अवेलेबिलिटी परसेंटेज देखिए जी 99.8% अवेलेबल है, ये देखिए जी 99.939, ठीक है, इतनी परसेंट अवेलेबल, ये 4 नाइन्स हो गए, ये 5 नाइन्स हो गए। तो मतलब बता रहा है कि 100% कंप्लीट नहीं है, इतने परसेंट है, इतने नाइन्स आए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, आप इस चीज़ को कभी भी अवेलेबिलिटी में 100% नहीं कह सकते जो 99.9 या 99 या फिर 99 हो, ठीक है। तो उसको हमने उतना ही काउंट करना जितना अवेलेबल है। इसको हम कहते हैं ना एक्सीमेटली जी इसके इक्वल हो जाएगा 100% की, लेकिन अवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं लिखते हैं। डाउन टाइम पर ईयर, अब वो पर ईयर इतने और जो है वो उसका डाउन टाइम चला है, ठीक है। डाउन टाइम पर मंथ, इतना उसका पर मंथ चला है। ये सारी एनालिटिक्स की टर्म्स हैं। अगर आपने किसी वेबसाइट की अवेलेबिलिटी को या फिर मेंटेनेबिलिटी या कुछ भी चीज़ को देखना है तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उधर वहाँ पे यूआरएल डालते हैं अपनी वेबसाइट का और पेड होती हैं, तो उधर वो क्या होता है आपकी सारी एनालिटिक्स निकाल देता है वेबसाइट की। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट हो तो वहाँ पे हम प्लगइन जस्ट प्ले करेंगे और आपको रोज़ की रोज़ एनालिटिक्स जो है वो मिलती रहेगी। टिपिकली रिक्वायरमेंट यूज़ इन सर्विस लेवल एग्रीमेंट टूडे, देखिए जी 99.8 या समथिंग। तो ये सारी आपकी किसकी स्टैटिस्टिक बता रही है, अवेलेबिलिटी बता रही है, फुल टाइम आईटी सिस्टम की बता रही है, ठीक है। मच हायर, टिपिकली देखिए जब 99.9 हुआ तो ये हाई होगी, अब उससे ज़्यादा 999 ऐड हुए तो वो उससे ज़्यादा अप टाइम उसका हाई हो गया। मतलब इतना डाउन चला है या फिर इतना हाई चला है, इतनी टाइम अवेलेबल तो था लेकिन अब उसमें डाउन टाइम कितना है और उसमें अवेलेबल टाइम कितना है। दिस लेवल अवेलेबिलिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम कंपोनेंट, नॉट फुल सिस्टम, ठीक है। ये टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम के कंपोनेंट को तो ग्रेडिंग कर रहा है लेकिन आपके फुल सिस्टम को कैरी नहीं कर रहा। हायर अवेलेबिलिटी लेवल फॉर अ कंप्लीट सिस्टम आर वेरी अनकॉमन एज दे आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीच। तो हर चीज़ जो है वो फुलफ़िल नहीं की जा सकती, ठीक है। कोई भी सिस्टम है वो प्रॉपर तो नहीं ना, अब हर चीज़ के हम कहें कि भाई हमें हर चीज़ प्रॉपर चाहिए। तो यहाँ पे एज अ कंपैरिजन किया गया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माय होम कंट्री, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है इन माय होम कंट्री, ठीक है जी। उसके बाद नेदरलैंड्स इज़ वेरी रिलायबल ओवर द लास्ट ईयर्स, ठीक है। ऐसे हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बड़ी अच्छी चल रही है। दी एवरेज डाउन टाइम पर हाउस होल्ड, अब एक हाउस होल्ड एक घर के हिसाब से उसका डाउन टाइम देखना है, वाज 23 पर ईयर, पर 3, ठीक है, पर ईयर है, 23 मिनट्स पर ईयर, नॉट पर डे। दिस इज़ द इक्विवेलेंट टू एन अवेलेबिलिटी, अब कितना हुआ 99.956%, वो बता रहा है कितनी परसेंट है,
सम यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है, जर्मनी में इतनी है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में इतनी है, मतलब इतने मिनट्स है, तो फिर इतने टाइम क्या है अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन की है। तो फिर उसका एवरेज डाउन टाइम क्या है यूएसए का, वो बता रहा है कि 127 मिनट्स पर ईयर हो, तो वो इतनी उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो लीड कर रही है। ये जो टेबल है अनअवेलेबिलिटी फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी मिनट्स लिखे हुए हैं 0 -5 5 -10 10 -20, तो ये उसके मिनट्स अनअवेलेबिलिटी के मिनट्स निकाले हैं। नंबर ऑफ़ इवेंट्स पर ईयर के हिसाब से है, ठीक है, वो इतने लेस दैन और इक्वल टू 35 है, लेस दैन और इक्वल टू 10 है, तो ये उसका डाउन टाइम जो है वो निकाला है, लेकिन कि कितने टाइम जो है वो अनअवेलेबल रहा है। तो इस दिस एग्जांपल का मतलब क्या है, सिस्टम कैन बी अनअवेलेबल फॉर 25 मिनट्स नो मोर देन ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, 25 मिनट्स है, लेकिन ट्वाइस अ ईयर नहीं हुआ, एक बार ही हुआ। इट आल्सो अलाउड हाउएवर टू बी अनअवेलेबल फॉर 3 मिनट्स 3 टाइम्स ईच मंथ, 3 मिनट्स 3 टाइम ईच मंथ, वो उसने उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दिया कि हर मंथ में इतने मिनट्स इतने टाइम जो है वो डिले हुआ है, अनअवेलेबल रहा है। फॉर ईच अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो शुड बी प्रोवाइडेड, तो उसके बाद उसकी जितनी भी आप उन लोगों ने पिछले टेबल में देखा है ना अवेलेबिलिटी में, तो उसकी परसेंटेज जो है वो मेंशन की है। जी स्टूडेंट्स, यही था आप लोगों का लेक्चर, होप सो समझ आ गया होगा। हमने कोई मुश्किल चीज़ तो पढ़ी नहीं है, थ्योरी देखी है, अवेलेबिलिटी को पढ़ा है और आपकी नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को पढ़ा है।